Good morning, students. My name is Gaganjot Singh, and I am associated with the two institutes. First is Study Solutions, and second one is Educare Academy. And my teaching experience is of 5 years, and I am going to deliver my lecture on demand. Thank you. Shall we start? हाँ जी बेटा. तो what do you mean by demand? First, ठीक है बेटा. Demand क्या है? क्या है डिमांड? सर, मुझे मून चाहिए. क्या ये आपकी डिमांड है? नहीं सर. क्यों? क्योंकि सर मून इज नॉट अवेलेबल. तो आपकी डिमांड क्या है बेटा? जो चीज अवेलेबल हो. तो आपको बेटा सबसे पहले along with desire क्या होना जरूरी है? अवेलेबिलिटी. क्या होना जरूरी है बेटा? अवेलेबिलिटी. डिजायर प्लस अवेलेबिलिटी. चलो इस चीज को हम बाद में डिस्कस करते हैं. सर, I want to purchase a particular model of BMW which is available. Is it my demand? Yes sir, क्योंकि सर वो अवेलेबल है. बट सर मेरे पास पैसे नहीं है. तो क्या आपकी ये डिमांड है? नहीं बेटा. क्यों? क्योंकि सर along with the desire plus availability आपको वो चीज अफोर्ड भी करनी है. तो आप अफोर्डेबिलिटी का पार्ट भी इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है बेटा. तो सेकंड चीज इसके साथ क्या जुड़ जाती है? मीन्स टू परचेज. क्या जुड़ जाती है बेटा? मीन्स टू परचेज. मीन्स टू परचेज ऑल्सो मीन्स एबल टू परचेज. राइट? ठीक है सर. आगे चलते हैं. अब बेटा मेरे पास BMW का वो पर्टिकुलर मॉडल अवेलेबल है. ठीक है. पैसे भी हैं ₹1 करोड़. क्या अब ये मेरी डिमांड बनी? बताइए. नहीं. क्यों सर? क्योंकि सर अगर मेरे पास उतना ही अमाउंट है जितना कि उस पर्टिकुलर मॉडल को परचेज करने में आएगा, क्या मैं वो सभी का सभी पैसा उसके ऊपर खर्चने के लिए रेडी हूं? द आंसर इज नो सर. तो सर एक और चीज ऐड हो जाती है उसके साथ. क्या? विलिंगनेस टू पे. तो हम एक और चीज ऐड कर देते हैं बेटा इसके साथ. क्या? विलिंगनेस. कि हम पे करने के लिए क्या विलिंगनेस हमारे अंदर है कि हम रेडी हैं. विलिंगनेस को हम समझते हैं किससे? रेडी टू पे. रेडी टू पे. राइट? ठीक है बेटा. इसके साथ थोड़ा सा और आगे चलते हैं. आप विलिंगनेस को थोड़ा सा ऐसे भी समझिए. आप स्कूल के बाहर खड़े हैं अपने. ठीक है. आपके पास 35 रुपीज हैं और आप परचेज करना चाहते हो एक कोक की बोतल, और स्कूल आपका 5 किलोमीटर दूर है घर से. क्या आप वो कोक पर पैसा खर्चना चाहोगे? नहीं सर. क्योंकि हमें तो सर घर भी जाना है अभी. ठीक है सर. तो विलिंगनेस इज व्हाट कि आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम पर परचेज करना चाहेंगे या नहीं. ठीक है बेटा. तो डिजायर होनी चाहिए किसी चीज के लिए, प्लस वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, प्लस मीन्स टू परचेज पैसा भी होना चाहिए ना सर, और प्लस रेडी टू पे मतलब विलिंगनेस भी हमारे पास होनी चाहिए. तो ये सभी चीजें मिलकर क्या बन जाती हैं बेटा? डिमांड. हाँ, अवेलेबिलिटी से हमारा यहां पर मतलब है ड्यूरिंग द पीरियड वो बेटा चीज अवेलेबल होनी चाहिए. और एक और चीज इसमें ऐड करते हैं बेटा, प्राइस. सर्टेन प्राइस. उस पर्टिकुलर टाइम पर सर वो प्राइस भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्राइस उसका कमोडिटी का फिक्स होना चाहिए, क्योंकि प्राइसेस के अकॉर्डिंगली ही तो हम परचेज करते हैं. राइट? ठीक है बेटा. तो इस सभी चीजों को अगर हम
क्लब कर देते हैं, क्लब, और एक चीज बनती है हमारी, वो क्या होती है बेटा? डिमांड। ठीक है, डिमांड हो गई सर, समझ आ गया सब कुछ। अब हाउ टू राइट दिस, सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है ना बेटा कि इसको लिखें कैसे। ठीक है बेटा, तो डिमांड को लिखते हैं इस तरीके से कुछ, सर इट refers to the quantity of goods or services which a consumer is willing and able to buy at various prices during a given period of time. ठीक सर, it refers to the quantity of goods और सर्विस। सर मतलब डिमांड सिर्फ गुड्स की हो सकती है, किसी की सर्विस की भी हो सकती है। सर मुझे गगन सर से पढ़ना है, तो दिस इज द डिमांड फॉर सर्विस। तो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इससे हमारा क्या मतलब था बेटा? ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम से अवेलेबिलिटी। ठीक बच्चा, नाउ इसको हम स्लाइड पर देखते हैं कि हमें नोट्स में इसको कैसे देखना है बेटा। ठीक बेटा, क्या लिखा है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए बेटा, नीचे क्या लिखा है उसमें? 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। नंबर 1 is desire for the commodity. Number 2 is means to purchase. Number 3, certain price. Number 4, willingness to pay. And number 5th is certain period. Number 5th is certain period. ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे चला गया। ओके, नाउ बेटा दोबारा से हम अपना इसको एक डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं, एक रिव्यू ले लेते हैं डेफिनेशन का। क्या बोला हमने? क्या बोला था हमने? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इसके एलिमेंट्स हो गए कितने बेटे? फर्स्ट, डिजायर फॉर अ कमोडिटी। बेटा डिजायर को कंफ्यूज नहीं करना हमें नीड से। नीड की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? डिजायर की, इच्छा। जरूर नहीं है इच्छा हमें सिर्फ जरूरतों की हो, और भी इच्छाएं हो सकती हैं हमारी। ठीक है बेटा। दूसरा हमारा मीन्स टू परचेज। मीन्स टू परचेज मीन्स एबल टू परचेज। थर्ड वन बेटा, सर प्राइस की बात की थी ना? यस, प्राइस, सर्टेन प्राइस। ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ वन बेटा, फोर्थ वन इज विलिंगनेस टू पे। दैट मीन्स रेडी टू पे। अभी बात की थी ना हमने, कोक वाला एग्जांपल स्कूल के बाहर, रेडी टू पे। फिफ्थ वन इज सर्टेन पीरियड। पीरियड का मतलब क्या था बेटा? अवेलेबिलिटी से। अगेन अवेलेबिलिटी से। ठीक बच्चे। नाउ सर क्या ये याद रहेगा? मुश्किल तो वहां आती है जहां याद नहीं रहता बेटा। तो उसको एक्सप्रेशन को समझो। क्या बोल रहे सर? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at certain price during a given period of time,
एंड इसके जो एलिमेंट्स हैं, डिजायर, मीन, सर्टेन प्राइस, विलिंगनेस टू पे एंड सर्टेन पीरियड। इसको बेटा कुछ इस तरीके से याद करते हैं, DMCWC, DMCWC तो शॉर्ट हो गया है ना। तो D मीन्स डिजायर, मी मीन्स परचेज, और M मीन्स टू परचेज, सर्टेन प्राइस, विलिंगनेस टू पे एंड सर्टेन पीरियड, DMCWC। ठीक बेटे, ऑल क्लियर? थोड़ा सा आगे चलें, राइट। हाँ जी बेटे, तो अब एक बात बताओ मुझे, डिमांड तो सबको क्लियर हो गया? हाँ जी डिमांड सर, बहुत सिंपल सी बात है, डिमांड इतना टाइम लगा दिया, कोई बात नहीं, लगाना जरूरी है। अब ना बेटा कुछ बड़े बुजुर्ग हमारे एक लॉ बना गए हैं बेटा डिमांड पर। क्या बना गए हैं? लॉ। तो बोलते हैं एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। डिमांड क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, अब लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले डिमांड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। नाउ कहते हैं अदर थिंग्स remains constant. Other things remains constant. Law of demand states that if price of the commodity increases, its quantity demand decreases. क्या बोल रहा है? Other things being constant. Law of demand states that if the price of the commodity increases, its quantity demand decreases, and vice versa. बेटा vice versa means just opposite, मतलब if the price of the commodity decreases, its quantity demand increases. ठीक? अच्छा बच्चे, अभी हमें एक वर्ड यहां नहीं समझ में आया, क्या? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी साइड पे रखते हैं, लिख दूं इसके आगे, इसको ऐसे सर्कल करके, सर ये पेंडिंग, ये हो गया क्या? पेंडिंग। अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी बातों क्लियर। सर आप घर पे आपकी मम्मा जब बाहर मार्केट जाते हैं, अब प्याज खरीदना है, अनियन, उसके प्राइस अगर कम हो तो हम क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं, और अगर प्राइस ज्यादा हो तो हम कम खरीदते हैं। ठीक है बेटा, तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड। बड़ा मुश्किल लॉ था नहीं? तो सर एक बात लेकिन समझ नहीं आई है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, थोड़ी सी देर में राइट टाइम में बेटा उसको समझेंगे। नाउ तब तक के लिए लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड वाइसा वर्सा, जस्ट अपोजिट। ठीक है बेटा, अब क्या आपको बेटा इस चीज को एक्सप्लेन करने के नंबर मिल जाएंगे? नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंटेंट। तो बेटा एक चीज आपके पास क्लियर है, दूसरी चीज हम आगे लिखते हैं क्या? दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशन बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डाउन, अगर प्राइस डाउन तो क्वांटिटी अप। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो कैसा रिलेशन हुआ? इनवर्स, या फिर नेगेटिव रिलेशन भी बोलते हैं बेटा इसको। इनवर्स भी बोलते हैं और नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब बेटा आपके पास एक पैराग्राफ है, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, एंड thus there is an inverse relationship between price and quantity demanded. राइट? ठीक है बेटा, अभी भी सो है सर, बात नहीं बनेगी, नंबर नहीं मिलेंगे।
आगे चलते हैं सर, इसको हम एक शेड्यूल से एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल सर, डिमांड शेड्यूल क्या है? देखो, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस ₹10 है बेटा, और हम मार्केट में 1 kg बाय करते हैं। प्राइस कम हो जाता है 8, वी स्टार्टिंग बाइंग 2 kg। प्राइस 6 हो जाता है, हम 3 kg बेटा लेना शुरू कर देते हैं। प्राइस 4 हो जाता है तो हम सर 4 kg बाय करना शुरू कर देते हैं। तो सर ये क्या बन गया? एक टेबल बन गया सर, एक टेबल बन गया। ठीक है बेटा, टेबल बन गया। तो सर डिमांड शेड्यूल क्या है? क्या है डिमांड शेड्यूल? सर इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट which shows different quantity demanded at different prices. It is a tabular statement which shows different quantity demanded at different prices. Different quantity demanded at different प्राइजेस। ठीक है सर, कितना हो गया बेटा? दोबारा से करते हैं। क्या लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, thus there is an inverse relationship or negative relationship between price and quantity demanded. ठीक, एंड डिमांड शेड्यूल क्या बताता है सर? इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस। ठीक बेटा, दो बातें हो गई। क्या सर अब नंबर मिल जाएंगे? नहीं सर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इसको। और हाँ, एक चीज हमारी पेंडिंग है। क्या बेटा? ये अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। आगे चलते हैं बेटा, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अब विद द हेल्प ऑफ अ कर्व। विद द हेल्प ऑफ अ कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है बेटा, डिमांड कर्व। ठीक है जी, ये हमने बनाया y एक्सिस, x एक्सिस। y एक्सिस पे हमेशा बेटा हम प्राइस लेते हैं और x एक्सिस पे हमेशा हम क्वांटिटी लेते हैं। ओरिजिन शेड्यूल क्या था बेटा हमारा? याद है आपको हमारा शेड्यूल क्या था? शेड्यूल था प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांडेड 1, प्राइस 8, क्वांटिटी डिमांडेड 2, प्राइस 6, क्वांटिटी डिमांडेड 3 एंड प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांडेड 4। प्राइस में कितने कितने का गैप है बेटे? 2 का। और क्वांटिटी डिमांड में कितना गैप है? 1 का। तो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लिए, प्राइस वाई एक्सिस पे लिए, तो हम यहां पर क्या करते हैं? 2 का गैप ले लेते हैं बेटा। 2, 4, 6, 8, 10। यहां पे एक एक का 1, 2, 3, 4। ठीक है। नाउ 10 पर कितनी डिमांड थी बेटा? 10 पर 1, ये आ गया सर पॉइंट। 8 पर 2, सर ये आ गया पॉइंट। 6 पर 3, ये आ गया पॉइंट। 4 पर 4, सर ये आ गया। और इन सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ देंगे यू विल गेट डिमांड कर्व, और वो क्या हो जाएगा? डी से डी। नाम दिया बेटा उसको क्या? डी। क्लियर? एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर एरोज जरूर ड्रॉ करने हैं वाई और एक्स एक्सिस पर, और डी के आगे एरो ऐसे कभी नहीं लगाने हैं, कभी नहीं लगाने हैं। उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? कि ये आगे एक्सटेंड हो रहा है। एरो का मतलब क्या होता है? ये आगे एक्सटेंड हो रहा है। अगर आगे एक्सटेंड हुआ दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को कट कर देगा। मतलब सर डिमांड 0,
लेकिन मार्केट में डिमांड कभी जीरो हो सकती है? नहीं सर, कभी डिमांड जीरो नहीं हो सकती। और ऑन द अदर हैंड अगर ये कर्व ऊपर कट कर देगा तो उसका मतलब क्या है? प्राइस जीरो, लेकिन सर वो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कभी इनके आगे एरोज नहीं आएंगे बेटा, और ना ही ये कभी एक्स एक्सिस और कभी वाई एक्सिस को टच करेंगे, कभी नहीं होगा ऐसा। ठीक है ना बेटा, क्या अब नंबर मिल जाएंगे? क्या क्या लिख दिया सर? अदर थिंग्स रिमेन्स constant. Law of demand said that if the price of the commodity increases, its quantity demand decreases and vice versa. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. उसके बाद हमने बनाया ये शेड्यूल। शेड्यूल को कैसे एक्सप्लेन किया? इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। और उसके बाद हमने इसी से लेके क्या बना दिया बेटा? डिमांड कर्व। आज से बेटा कसम खानी है हमने, जब भी हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, जब भी हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, हमने हमेशा उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? देखो ऐसे लाइन बनी है, किसी को ऐसे दिखाओगे तो उसको क्या समझ आएगा बेटा? कुछ नहीं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है। एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं? देखो कहता है इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम क्वांटिटी is measured on x axis, quantity is measured on x axis and price is measured on y axis. Clear? dd is downward sloping demand curve. dd is downward sloping demand curve, downward sloping demand curve, which shows more can be sold only at low प्राइसेस। दिस इज आवर पंच लाइन, है ना? कुछ ऐड कर रहा हूं उसके अंदर, पंच लाइन। मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट लो प्राइसेस। तो कम करेंगे प्राइस तभी तो ज्यादा बिकेगा ना। ठीक है सर, अब क्या नंबर मिल जाएंगे? नहीं सर, एक बात थोड़ी सी रह गई है इसमें। क्या सर? जब भी हम कोई भी लॉ एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ कुछ अजम्पशंस जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती है बेटा? अजम्पशंस। ठीक है बेटा, अजम्पशंस कि हम कुछ चीजें मान कर चलते हैं। एक हमने चीज याद है आपको भी पेंडिंग छोड़ी थी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, पेंडिंग। ठीक है, दूसरी चीज बेटा मैं यहां पर अजम्पशंस, ये भी पेंडिंग छोड़ रहा हूं और अभी हम इसको डिस्कस करेंगे 2 मिनट में। आइए बेटा, हाँ जी, तो फिर ठीक हो, याद है सब कुछ जो भी पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने डिमांड के बारे में। क्या पढ़ा था सर? थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा। क्या सर? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और उसके एलिमेंट्स क्या थे? DMCWC, दैट मीन्स डिजायर, means to purchase, certain price, willingness to pay और certain period। उन सभी को मिला के बनती है डिमांड। फिर बड़ा लॉ ऑफ डिमांड, बहुत आसान सा टॉपिक सर। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांड increases and vice versa, just opposite. Thus there is an inverse or negative relationship between price and quantity demanded। फिर टेबुलर स्टेटमेंट बनाई, फिर कर्व बनाया और फिर एजम्पशन तो की नहीं सर, अभी बताते हैं उसके बारे में। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सर कुछ फैक्टर्स हैं, है ना? ठीक है,
जो ना डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनको बेटा हम कुछ ऐसे पढ़ते हैं, PRYTEO, PRYTEO। ठीक है बेटा, ओके। सब कुछ अफेक्ट करने की बात बता रहे हो आप ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मुझे ये बताओ, अफेक्ट करने से आपका क्या मतलब है? अफेक्ट करने से मतलब है सर, या तो डिमांड बढ़ेगी या डिमांड कम हो जाएगी, या तो डिमांड सर बढ़ेगी या डिमांड कम हो जाएगी। तो सर अब ये सभी जो फैक्टर्स है ना, ये डिमांड को अफेक्ट करते हैं। धीरे धीरे करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 इज पी। अच्छा जी, नंबर 1 इज पी। पी मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी तो पढ़ा था सर, कहां पर? लॉ ऑफ डिमांड में। क्या सर, अगर प्राइस बढ़ेगा किसी कमोडिटी का तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो सर ये पॉइंट तो हो गया सेम एज लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? सेम एज लॉ ऑफ डिमांड। नाउ सेकेंड पॉइंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर अभी मैंने आपको बोला, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा। ये बात हो गई ऊपर। नाउ मैं एक गुड और मेरा एक रिलेटेड गुड है। रिलेटेड गुड कौन सा गुड है बेटा? रिलेटेड गुड। इसके प्राइस में चेंज आने की वजह से मेरे डिमांड में फर्क आएगी। अब हम ये बात कर रहे हैं सर। सर ये बताने से पहले ये जानना जरूरी नहीं है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड गुड्स? ये जानना जरूरी है। ठीक है बेटा, तो रिलेटेड गुड्स सर ये दो तरीके के होते हैं सर। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कितने तरीके के होते हैं बेटा? गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है बेटा। Substitute goods are those goods. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. Substitute goods are those goods which can be used in place of one another. Sir, for example, Coke and Pepsi. Example क्या हो गया बेटा? Coke and Pepsi. सर क्या कोक की जगह पेप्सी पी सकते हैं? हाँ सर पी सकते हैं। कोक की जगह पेप्सी पी सकते हैं, टी की जगह कॉफी पी सकते हैं। यस सर, टी एंड कॉफी ये भी क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए सर। ठीक है, मानो मेरा प्राइस कम हुआ, मेरी डिमांड ज्यादा, मेरे प्राइस ज्यादा हुए, मेरी डिमांड कम। ये बात नहीं करनी है क्योंकि वो बात हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आई एम सेइंग दैट ये कोक और मैं पेप्सी, ये मेरा सब्स्टिट्यूट गुड है। कौन सा गुड है बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड। इसके प्राइसेस बढ़ गए तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। सर अगर कोक के प्राइस बढ़ेंगे तो कोक की अपनी डिमांड तो कम होगी, लेकिन पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी? पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। हम किसको फोकस कर रहे हैं बेटा? पेप्सी को। मेरे प्राइस कांस्टेंट, मेरे प्राइस नहीं बदल रहे। कोक के प्राइस में फर्क आने की वजह से मेरी डिमांड पर भी फर्क आ रहा है। इसको हम बोल रहे हैं रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज आने से हमारी डिमांड पर फर्क आना। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्या हुआ बेटा? इसका मतलब इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस आने में
से की वजह से हमारी डिमांड में जो फर्क आया उसको बोलेंगे ये कंसेप्ट बेटा, ठीक है। अगर प्राइस कम हुआ, किसका बेटा? कोक का। किसका कम हुआ प्राइस? कोक का। डिमांड किसकी कम हुई? पेप्सी की। राइट है बेटा, ऐसा ही होगा ना। अगर वो कम हो गया सर उसका प्राइस तो सस्ता हो जाएगा, तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी सर मार्केट में। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस बढ़ जाता है कोक का तो पेप्सी की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? अप हो जाएगी सर। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप बेटा? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड क्वांटिटी ऑफ गिवन गुड। अपने गुड को क्या बोल रहे हैं? गिवन गुड। क्लियर बेटा? Substitute goods are those goods which can be used in place of one another, example Coke and Pepsi, and if the price of Coke increases then a demand for Pepsi also increases and vice versa. Thus there is a direct relationship between price of substitute good and demand for given good. हाँ, अपने ही प्राइस में और अपने ही क्वांटिटी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। लेकिन सामने वाला गुड जो कि सब्स्टिट्यूट है उसके प्राइस में और अपनी क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप है बेटा? इनवर्स, सॉरी डायरेक्ट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है बेटा। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड? Sir, complementary goods are those goods which are used together. Which are used together. For example, car and petrol. For example, thread and needle. सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ब्रेड बटर, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आर लिखते हैं, आर दोज गुड्स which are used together to satisfy a given want. सर ये लाइन, to satisfy a given want, सर those goods which are used together are complementary goods but to satisfy a given want. इसका मतलब क्या हुआ सर? हाँ सर, थ्रेड एंड निडल आर सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ में यूज होते हैं ना सर। बट क्या थ्रेड अलग से यूज नहीं हो सकता सर? हो सकता है सर, थ्रेड यूज करते ना, पतंग उड़ाते हैं। निडल अलग से यूज हो सकती है? हाँ सर, हाँ वो उससे ब्लड शुगर चेक करते हैं या और भी बड़ी सारी चीजें चेक करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं हम निडल से। सर अलग अलग यूज हैं। बट अगर हमने एक बटन लगाना है, बटन स्टिच करना है, तो वो दोनों साथ में चाहिए? हाँ सर साथ में चाहिए। तो टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट मतलब टू स्टिच अ बटन, थ्रेड एंड निडल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये तो समझ में आया सर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? अभी तो सिर्फ यही समझ में आया ना। अब ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में अगर चेंज आया तो हमारी डिमांड में क्या चेंज आएगा? आएगा सर, यस आएगा। अगर तो सर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कार और पेट्रोल का। कार पेट्रोल, सर अगर कार का प्राइस बढ़ गया, कार के प्राइस बढ़ गए, तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा? कम। ऑब्वियसली सर कार ही नहीं बिकेगी तो पेट्रोल क्या बिकेगा? ऑन द अदर हैंड, अगर प्राइस कार का कम हो जाता है और पेट्रोल की क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। सो सर फिर से क्या हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप हो गया बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। किस किस के बीच में? अपने प्राइस और अपने क्वांटिटी में। वो तो हो गई ना बात फर्स्ट पॉइंट पर। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड से कार और डिमांड ऑफ गिवन गुड से पेट्रोल, इन दोनों के बीच में भी कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। अगर प्राइस उसका बढ़ेगा कार का तो पेट्रोल की डिमांड कम एंड वाइस वर्सा। तो बेटा तीन चीजें हो गई आपके पास। तीन चीजें क्या हो गई हैं? प्राइस अगर खुद का बढ़ता है तो अपनी डिमांड कम, प्राइस अगर अपने कम होते हैं तो अपनी डिमांड ज्यादा। ठीक,
सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है सर, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो जाता है तो हमारी डिमांड कम हो जाती है सर। तो देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड एंड डिमांड फॉर गिवन गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा है, फिर से सर इनवर्स है, अगर प्राइस उसका बढ़ेगा तो हमारी डिमांड कम और हमारा प्राइस, उसका प्राइस कम होगा तो हमारी डिमांड ज्यादा। क्लियर बेटे? तो ये बताया हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गिवन गुड। क्लियर बेटा? 2 पॉइंट क्लियर। हाँ, अभी हमने कितने पॉइंट्स की बात की थी? पहला पॉइंट पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी पी, दूसरा पढ़ लिया पी आर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। थर्ड पॉइंट वाई, वाई मीन्स बेटे, वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड पॉइंट क्या बेटा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर इसको किससे डिनोट किया था? वाई से। मतलब सर वाई से क्यों किया, आई से क्यों नहीं किया? इनकम तो आई से स्टार्ट होती है बेटा। इकोनॉमिक्स में इनकम को हमेशा हम वाई से ही डिनोट करते हैं, वाई से। तो फिर आई से क्या होता है सर? आई से होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाई से डिनोट होता है, और इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। बिल्कुल गलत। क्यों सर? सर एक मेरे को बात बताओ, आप बात बताओ, आप घर पे राइस खाते हो? राइस सभी खाते हैं सर राइस। सर 2 क्वालिटी राइस होते हैं, एक वो छोटे छोटे से जो जिससे खिचड़ी बनती है, या फिर लोग कहीं उसको चावल ही बना देते हैं, चावल वैसे ही बनाते हैं, छोटे सस्ते वाले होते हैं ना, 20 रुपए किलो 22 रुपए किलो वाले। ठीक है, और एक होते हैं बासमती राइस, 55-60 रुपीज केजी बासमती राइस होते हैं। ठीक है, 2 क्वालिटी ऑफ राइस होते हैं। सपोज एक छोटा एक लेबर या जो वेजेस पे काम करता है, लोअर इनकम ऑफ ग्रुप को बिलोंग करता है, एक एम्प्लॉय है, वो क्या खाता था? वो राइस खाता था जो कि लो क्वालिटी के हैं। जैसे उसकी इनकम बढ़ी, उसने क्या किया? बासमती राइस परचेज करनी शुरू कर दिया। कौन सी राइस? बासमती राइस। तो उसने क्या किया सर? इनकम बढ़ी तो बासमती राइस की डिमांड बढ़ा दी, और उसी समय उसने सर वो जो छोटे जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स थे उसकी डिमांड कम भी तो करी, है ना? तो सर अगर इनकम बढ़ती है तो 2 चीजें होती हैं, एक नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है और इंफीरियर की कम हो जाती है। तो अगर इनकम बढ़ती है सर तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है सर। ठीक है बेटा? और या फिर एंड वाइसा वर्सा मीन्स सर इसका अपोजिट भी, दैट इज अगर इनकम कम हो जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, बट इंफीरियर गुड्स की बढ़ जाएगी। क्लियर? और एग्जांपल कौन सा हमारा? ऐसे मैसेज लिखते ना, मैसेज वो वाला, राइस वाला एग्जांपल। ठीक है बेटे? क्लियर? इस चीज को बेटा आपको अगेन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लिखना है एक स्लाइड के थ्रू। हाँ जी बेटे, तो ये भी हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ डिमांड। देखो क्या पेंडिंग छोड़ा हमने? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ये रहा अदर थिंग्स, ये रही अदर थिंग। ये बच्चे का भी डाउट है, देखो अभी उसको भी मैंने बोला पेंडिंग रहो, पेंडिंग। ठीक है, अभी उसको क्लियर करते हैं। डिमांड शेड्यूल पढ़ा हमने, डिमांड कर्व पढ़ा हमने, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी, और देखो असम्पशंस तो सर यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो अभी उसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आगे आता बेटा, यही पढ़ रहे हैं हम, पी पी आर वाई टी ई ओ, इंडिविजुअल फैक्टर्स कहते हैं इसको बेटा। उसमें से कुछ को प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिस्कस्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ गए, वो भी डिस्कस कर लिए बेटा हमने। अब आ गया हमारे पास 4th पॉइंट, देखो इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स will increase but for inferior goods decreases and vice versa। बेटा ये देखो यहां बच्चा क्या कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है,
अ गुड इज नॉर्मल फॉर वन एंड इंफीरियर फॉर अनदर। कमेंट, ये टीचर पूछ रहा है बच्चे से, क्या बोल रहा है? अ गुड इज नॉर्मल फॉर वन एंड इंफीरियर फॉर अनदर। कमेंट। क्या सर एक गुड किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है, किसी के लिए इंफीरियर हो सकता है? हाँ सर, बिल्कुल सच बात है। सर अगर मेरे लिए एक गुड नॉर्मल है, मैं उसको अच्छे से डेली यूज करता हूं, बट द पर्सन हु बिलोंग्स टू हायर इनकम ग्रुप, उसके लिए तो सर हो सकता है ना वो गुड घटिया हो, वो कुछ और चीज को अपने लेवल की को नॉर्मल मानता हो। तो सर अ गुड कैन बी नॉर्मल फॉर वन बट इंफीरियर फॉर अनदर। ठीक है बेटा, यस। तो इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, वापस आते हैं अपने कंसेप्ट पे। कितने पॉइंट कर लिए हमने? 3। कौन कौन से बेटा? सबसे पहले हमने किया प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि लॉ ऑफ डिमांड की तरह है। दूसरा किया हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और दो तरीके के सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used in place of one another, Coke, Pepsi. Complementary goods are those goods which are used together to satisfy a given want. ठीक है, तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में और अपनी क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशन, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में और अपनी डिमांड में इनवर्स रिलेशन। ठीक है, और इनकम, सर इनकम इफेक्ट करती है दो तरीके के गुड्स को, नॉर्मल गुड्स को और इंफीरियर गुड्स को। अगर इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, बट इंफीरियर गुड्स की कम हो जाती है। कोई दिक्कत? एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। ठीक है बेटा, तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। दोबारा से आते हैं अपनी स्लाइड पर। हाँ जी बेटे, एक बात नोटिस किया आपने? नहीं भी की तो कर लेते हैं सर अभी। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइस पी, पी आर, वाई, ये तो कर लिया हमने। अब रह गए टी, ई, ओ। ठीक है, पहले वाले में क्या बदल रहा था बेटा? प्राइस। उसकी वजह से क्या हो रहा था? डिमांड कम, और प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम, प्राइस कम से डिमांड ज्यादा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डिस्कस्ड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिस्कस्ड। लेकिन दूसरे और तीसरे पॉइंट में बेटे ऐसा था ना, इन दोनों ही पॉइंट्स में कि प्राइस जो कमोडिटी का है वो नहीं बदल रहा, क्योंकि अगर वो बदलेगा तो फिर तो फर्स्ट वाली बात हो गई ना। प्राइस दोनों ही पॉइंट में क्या है? कांस्टेंट है। ध्यान रखने वाली बात है बेटा। ठीक है, अगला पॉइंट आ गया फोर्थ वाला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बताओ जी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब मेरे को बताओ, आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उसको खरीदोगे? नहीं सर, नहीं खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? और अगर कोई चीज पसंद है तो उसको क्यों छोड़ेंगे सर? खरीदेंगे उसको किसी भी हालत में। ठीक, तो टेस्ट क्या डिमांड को अफेक्ट करता है? हाँ सर करता है, टेस्ट बिल्कुल करता है। तो इफ द कंज्यूमर लाइक्स द पर्टिकुलर कमोडिटी, ही विल परचेज इट इवन एट हाई प्राइस। इफ ही डज नॉट लाइक द कमोडिटी, ही विल नॉट परचेज इट इवन एट लो प्राइस। आई बात समझ में? तो सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। ठीक है, अगेन प्राइस का कोई रोल है? नहीं सर, प्राइस तो यहां भी कांस्टेंट है, सिर्फ टेस्ट की वजह से डिमांड बदल रही है। सडनली हमारा टेस्ट चेंज भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, पसंद आने भी लग सकती है, और अपोजिट भी हो सकता है। राइट? तो इफ द कंज्यूमर लाइक्स द पर्टिकुलर commodity, he will purchase it even at high price, and if he does not like the commodity, then he will not purchase it even at लो प्राइस। ठीक है बेटा, सर लैंग्वेज बहुत हार्ड लिख रहे हो ना,
कहाँ लिख रहे हो सर? लैंग्वेज तो बहुत इजी है। अभी तक हमने क्या किया बेटा, एक डिमांड की डेफिनेशन के अलावा सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, और इस चीज के भी आपको बेटा 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ बेटा टी भी हो गया, लेकिन प्राइस याद है ना, प्राइस यहां भी कांस्टेंट है, सिर्फ टेस्ट की वजह से ना डिमांड बदल रही है, प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, ये लिखना नहीं है, समझना है बस। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ई। ई मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी। फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी सर मतलब, सर अगर एक कंज्यूमर को लगता है कि एक कमोडिटी का प्राइस कल को बढ़ जाएगा, आज नहीं बढ़ रहा, आज कांस्टेंट, एक कमोडिटी का प्राइस कल को बढ़ जाएगा, तो डिमांड उसकी अभी वो क्या करेगा सर, ज्यादा कर देगा। ऑब्वियसली कल को उसका प्राइस बढ़ने वाला है, आज सस्ता तो आज खरीद लो, लेकिन वो उसको लग रहा है ऐसा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसा। If the consumer thinks that the price of the commodity will going to rise in near future, then demand at present will rise and vice versa। लेकिन अगर उसको लगता है कि अगर कल को प्राइस जो है उसका फ्यूचर में कम होने वाला है, तो सर आज वो डिमांड रोक लेंगे कि कल ही खरीद लेंगे ना जी। कब होता है ऐसा सर? गोल्ड के केस में होता है, शेयर्स के केस में होता है, बिल्डिंग खरीदने के टाइम होता है, सभी के टाइम होता है। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी क्या कहता है? इफ price of the commodity will going to rise in near future, then at present demand will increase and vice versa, just opposite। क्लियर? ठीक है बेटा, कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए? प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कौन से गुड्स को वेट करते हैं, नॉर्मल और इंफीरियर, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड ई इज फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी। बेटा 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा जी, तो 5 पॉइंट हो गए हैं, रह गया है ओ। ओ मींस अदर फैक्टर्स, ओ मींस अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स भी है सर, या फिर हो सकता है उसको हम कहते हैं मार्केट फैक्टर्स भी, अदर फैक्टर्स या फिर मार्केट फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स या फिर मार्केट फैक्टर्स। अभी तक जो हमने पढ़ा ना बेटा, क्या क्या पढ़ लिया दोबारा से? पी, पी आर, वाई, टी, ई, ये पढ़ लिया, बचा क्या सिर्फ ओ। बेटा ये सभी ये है इंडिविजुअल फैक्टर्स। मतलब इंडिविजुअल फैक्टर्स का मतलब है सर, एक पर्सन सोच रहा है फ्यूचर एक्सपेक्टेंसी, एक सोचता है समझता है, उसके हिसाब से। पूरी मार्केट ऐसा नहीं कर रही, एक बिहेवियर के ऊपर है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी किसी एक पर्सन के टेस्ट, किसी एक इंडिविजुअल के टेस्ट, पूरी मार्केट का टेस्ट तो नहीं एक जैसा होता। इनकम भी सर मार्केट की एक साथ तो नहीं बढ़ती ना, इनकम कंज्यूमर की एक पर्टिकुलर कंज्यूमर इंडिविजुअल के ऊपर होता है। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल हो सकता है सेम बिहेव करें, हो सकता है अलग बिहेव करें। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये भी गुड टू गुड डिपेंड करता है। दीज ऑल आर प्राइस, इंक्लूडिंग प्राइस, दीज ऑल आर इंडिविजुअल फैक्टर्स। लेकिन अब ओ मींस अदर फैक्टर्स, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ओ अदर फैक्टर्स या फिर मार्केट फैक्टर। सर 3 है मार्केट फैक्टर। नंबर 1 पॉपुलेशन, है ना सर, बनता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा, और पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम। बट सर द की थिंग इज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब सर पॉपुलेशन तो है ना बढ़ेगी, ठीक है, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, कौन, ठीक है जी। पॉपुलेशन अगर कम होगी, ठीक है जी, तो डिमांड भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? द की थिंग इज
composition of population, but the key thing is composition of population. अच्छा जी, composition of population से क्या मतलब है सर? ये तो बताओ, population किसकी बड़ी है? वुमेन की, मेन की, चिल्ड्रन की, किसकी? सर अगर पॉपुलेशन बढ़ी है वुमेन की तो डिमांड किसकी बढ़ेगी सर? वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट, साड़ीज, कॉस्मेटिक, उसकी बढ़ेगी ना। हाँ, तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसकी बढ़ी है सर, ये तो बताओ। ठीक है, तो इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, बट द की थिंग इज कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इंक्रीजेस देन डिमांड for women related products also increases, women related products also increases। उसमें क्या क्या आ गया बेटा? साड़ीज, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। ठीक, नाउ बेटे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दूसरा पॉइंट है हमारे पास वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट, हाँ जी सर, भाई मौसम इफेक्ट करता है? करेगा सर, बिल्कुल करेगा। वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट डिमांड को इफेक्ट करता है। हाँ सर, सर्दियों में हम विंटर में कॉटन क्लॉथ पहन के घूमे हाफ बाजू के? नहीं सर, नहीं हो सकता। या फिर बड़ी गर्मी है, हम स्वेटर पहन के घूमेंगे? ये भी नहीं हो सकता सर। तो सर वेदर एंड क्लाइमेट इफेक्ट्स डिमांड? यस ऑफ कोर्स सर। सपोज इन विंटर डिमांड फॉर woolen is more, and in summers demand for cotton is more। अगेन बेटा वेदर एंड क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है डिमांड को। प्राइस प्रोडक्ट का बदल रहा है क्या? नहीं सर, प्राइस नहीं बदल रहा। प्राइस अगेन यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। प्राइस अगेन यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है बेटा। नाउ कितने पढ़ लिए हमने अदर फैक्टर्स या फिर मार्केट फैक्टर्स? 2 हो गए सर, एक पॉपुलेशन और एक हो गया वेदर एंड क्लाइमेट। सर लास्ट क्या है? लास्ट है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सर ये वो नहीं है अभी जो पढ़ा था ना हमने, इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है हमारी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एग्जांपल पढ़ते हैं सर। एग्जांपल, एक बेटा स्ट्रीट ए है और एक स्ट्रीट बी है। एक स्ट्रीट ए है, एक स्ट्रीट बी। इसमें बेटा 4 फैमिलीज हैं। इसमें भी 4 फैमिली। ठीक है, ओके। यहां पर ईच फैमिली इज अर्निंग ₹25,000। टोटल कितना हो गया बेटा? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 1 लाख। यहां पर 4 फैमिलीज है, यहां पर वन फैमिली इज अर्निंग ₹70,000 and remaining 3 are earning 10,000 each। टोटल कितना हो गया बेटा? 1 लाख। कौन सी स्ट्रीट ज्यादा डिमांड करेगी? सर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां कैसा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां कैसा है बेटा? यहां पर एक फैमिली 70,000 कमा रही है, और बाकी 3 10,000। टोटल स्ट्रीट यहां भी 1 लाख कमा रही है, यहां भी 1 लाख कमा रही है। कौन सी स्ट्रीट ज्यादा डिमांड करेगी? आप बताओ सर। यहां पर जो 4 फैमिलीज हैं, एक 70,000, 3 कमा रही है 10,000, इनको सर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हाँ सर, सारी चीजें पूरी तो नहीं कर सकते, तो 10,000 में से कुछ सेविंग भी शायद ही हो। ऑलमोस्ट सारा पैसा कंजम्पशन पर खर्च हो जाएगा। लेकिन जो 70,000 कमा रहा है वो कंजम्पशन करेगा क्या? 4 रोटी खाता तो 8 खाएगा? नहीं सर, लिमिट है, अपर लिमिट तो है सर। हाँ,
एक गाड़ी की जगह अजय देवगन स्टाइल में ऐसे दोनों जगह जाएगा, ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा, दो गाड़ियां तो नहीं यूज करेगा सर। ऑब्वियसली कर सकता है, बट हाँ एक साथ नहीं, उसकी भी एक लिमिट आ जाएगी सर। तो जो 70,000 कमा रहा है ना बेटा, उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की एक लिमिट होगी। से अगर वो ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर लेगा, 40,000 खर्च लेगा सर, बाकी सब 10 खर्च लेगा, टोटल कितना खर्च होगा सर इस स्ट्रीट में, 80,000। यहां पर स्ट्रीट ए में सर 25,000 कमा रहे हैं सारे सर, अपनी यूनिट पूरी कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं कुछ हद तक। मान लो इसमें से सब 3,000 या 4,000 सेव कर रहे हैं, बाकी 21,000 खर्च कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो 21,000 इंटू 4 कितना हो गया बेटे, 84,000। तो डिमांड कहां ज्यादा रहेगी बेटा, स्ट्रीट ए में। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जहां डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रहता है वहां पर हमेशा डिमांड ज्यादा होती है। वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल डिमांड विल बी मोर एंड वाइसा वर्सा। चेक कर ले बेटा इसको एक बार, लिखना कैसे है सर। ठीक है सर लिख लेते हैं, देख लेते हैं एक बारी। हाँ जी बेटे, तो इंडिविजुअल फैक्टर से प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा, उसमें सब्स्टिट्यूट पढ़ा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ा, उसके बाद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और देखो जी आ गए अदर फैक्टर्स या फिर मार्केट फैक्टर, वेदर एंड क्लाइमेट, पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। Weather and climate, this factor also affects demand. For example, in winter, the demand for woolen clothes is more, and in summer, demand for cotton is more. And population, when the population increases, the demand will also increase, and vice versa. But the key thing is composition of population. जरूरी क्या है बेटा, किसकी population बढ़ी है, men, women या children. For example, if the population of women increases, then the demand for women-related products, for example, sarees, cosmetic, will also increase. And the last one is distribution of income. This factor also influences the demand. If the distribution of income is equal, then the demand will be more, otherwise less. ठीक, क्लियर होता है बेटा ये टॉपिक? यस सर, ऑफ कोर्स क्लियर होता है। अब एक इसको समअप करें, समअप करते हैं। ठीक है, कितने फैक्टर्स पड़े भाई डिमांड के, सॉरी वापस स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ठीक है जी, आ जाओ। P PR Y T E O ऑल कंप्लीट। ऐसे करता हूं मैं, देखो ये ऐसे और ये ऐसे, राइट। क्यों किया सर? सर देखो, जो पहला फैक्टर है, सिर्फ पहला फैक्टर प्राइस, उसमें प्राइस कम डिमांड ज्यादा, और प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, ये फर्स्ट फैक्टर था। बाकी सभी फैक्टर में, बाकी सभी फैक्टर्स में प्राइस कैसा था बेटा, प्राइस कांस्टेंट था। प्राइस क्या था, कांस्टेंट था, प्राइस नहीं बदल रहा था सर। रिलेटेड गुड का प्राइस बदला तो डिमांड बदल गई, इनकम बदली तो डिमांड बदल गई, टेस्ट अच्छा नहीं है या टेस्ट अच्छा है तो डिमांड बदल गई, लेकिन प्राइस का कोई रोल नहीं था, प्राइस का कोई भी रोल नहीं था। तो बेटा याद है हमने कोई चीज पेंडिंग छोड़ी थी? यस सर, चीज हमने एक पेंडिंग छोड़ी थी। पेंडिंग क्या छोड़ी थी? अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। पेंडिंग छोड़ी थी ना, व्हाट आर द अदर थिंग्स बेटा? दीज आर द अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, दीज आर द अदर थिंग्स। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स नहीं बदलना चाहिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर नहीं बदलनी चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो सर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा, नहीं तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। एक बार मेरे को बात बताओ, कोक, अगर आपकी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा, पेप्सी, कोक का भी प्राइस बढ़ जाता है, कोक का भी प्राइस बढ़ जाता है, तो क्या हमारी डिमांड कम होगी? नहीं होगी सर। तो ये जो अदर फैक्टर्स है ना बेटा, दीज आर द अदर फैक्टर्स विच शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर ये बदल जाएंगे ना बेटा, तो फिर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। देयरफॉर हम लॉ ऑफ डिमांड लिखने से पहले ही लिख देते हैं अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, और फिर लॉ ऑफ डिमांड चलेगा। जैसे कि अगर सर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी एंड वाइसा वर्सा। तो सर याद है फिर एक और चीज हमने पेंडिंग छोड़ी थी, क्या सर? assumptions। क्या छोड़ी थी? assumptions। assumptions किसकी? लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड की assumptions। assumption नंबर 1 दैट सर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि सर अगर वो प्राइस बदलेगा तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। दूसरी assumption सर, दूसरी assumption, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डो नॉट
चेंज, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करें ना, डू नॉट चेंज, वो भी लिख सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस एक्सेट्रा। और भी है ना सर, जितने सारे पढ़े थे हमने, पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ, पी को छोड़ के, पहला वाला प्राइस को छोड़ के, वो तो बता रहे हैं ना लॉ ऑफ डिमांड, उसको छोड़ के बाकी सभी फैक्टर्स कैसे हैं बेटे, बाकी सभी फैक्टर्स कैसे हैं, कांस्टेंट रहेंगे, उनके आगे लिख सकते हैं रिमेन्स कांस्टेंट, डू नॉट चेंज एक्सेट्रा। क्या सर अब हमें नंबर मिल जाएंगे कंटेंट वाइज? देखो जी, हमने कहां से शुरू किया था, हमने शुरू किया था एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड सेड दैट इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। दूसरा बात लिखी थी हमने इसमें 10, देयर इज एन इनवर्स या फिर नेगेटिव भी बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद हमने एक शेड्यूल बनाया और शेड्यूल को बोला सर इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट, टेबल है ना ये, टेबुलर स्टेटमेंट विच शोज डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। और इसी चीज को हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया था। कैसे किया था प्लॉट सर, ये देखो, ये प्लॉट किया था हमने इसको इस शेड्यूल के साथ, 10 पर 1, 8 पर 2, 6 पर 3, 4 पर 4, बन गया डाउनवर्ड स्लोप डिमांड का। प्राइस वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और इसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, वो जो कुछ ड्रॉ करते थे और फिर उसके बाद लिख देते थे सर ऐसे ऐसे किया, तो यही लिखा है इन द अबव डायग्राम, क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस, price is measured on y-axis and DD is downward sloping demand curve which shows punchline which shows more can be sold only at low prices। ठीक है बेटा, तो हमारे कितने टॉपिक कवर होते हैं, एक होता है डिमांड, दूसरा होता है लॉ ऑफ डिमांड और तीसरा होता है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। सभी को क्या बात क्लियर? होप बेटा क्लियर, ठीक है। नाउ बेटा आगे चलते हैं कुछ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, फैक्टर्स पढ़ लिए, इंडिविजुअल फैक्टर्स पढ़ लिए, मार्केट फैक्टर्स भी पढ़ लिए, डिमांड चेंज होती है, हाँ सर प्राइस के अलावा भी अदर चीजें हैं जो चेंज होती हैं। दोबारा से बेटा एक बारी, पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ, ये प्राइस है और ये सभी के सभी फैक्टर्स क्या है बेटा, अदर देन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है बेटे, एक है प्राइस और बाकी सब क्या है, अदर देन प्राइस। उसकी वजह से डिमांड बदलेगी, हाँ सर बदलेगी, ठीक है जी। तो डिमांड चेंजेस, डिमांड चेंजेस, कितनी वजह हो सकती है सर डिमांड चेंज होने की? 2 सर, एक ड्यू टू प्राइस, एक हो जाएगा बेटा ड्यू टू प्राइस और एक हो जाएगा ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ओहो, मतलब डिमांड सर हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी, एक तो प्राइस की वजह से बदल रही है, ठीक है जी, और एक किस वजह से बदल रही है, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अगर प्राइस की वजह से बदल रही है तो 2 बातें होंगी सर, या तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड राइज करेगी, या फिर डिमांड फॉल करेगी, डिमांड राइज करेगी या फिर फॉल करेगी सर। अच्छा तो उसमें भी तो ये होगा, अगर अदर फैक्टर्स से की वजह से डिमांड बदलेगी तो भी तो 2 ही बातें होंगी ना, एक या तो डिमांड राइज करेगी या डिमांड फॉल करेगी, डिमांड राइज करेगी या फिर फॉल। अच्छा जी, इफ डिमांड राइजेस, इफ डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, यही बताता ना सर हमारे को लॉ ऑफ डिमांड, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इफ डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, तो बेटा इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, नई टर्म आती है सामने, एक्सपेंशन।
इफ डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। और इफ डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, क्या बातें आ गई दो सामने? इफ डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस उसको बोल देते हैं एक्सपेंशन, और इफ डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, इधर देखो, अगर अदर देन प्राइस से हो तो अदर देन, इफ डिमांड राइजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ऑब्वियसली सर प्राइस का तो रोल ही नहीं होना चाहिए, तभी तो ऊपर लिख दिया था ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस वाले लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो अदर देन प्राइस इसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज। तो सर बड़ी ही जानबूझ के आपने लैंग्वेज यूज करी, राइज और फॉल। मैंने लिखा कोई ऊपर भाई इफ डिमांड राइजेस ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, इफ डिमांड इंक्रीजेस नहीं, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज एंड एक्सपेंशन। इंक्रीज मतलब बढ़ना, एक्सपेंशन मतलब भी बढ़ना सर। तो हमने लैंग्वेज क्या यूज करी है ऊपर? इफ डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, और अगर डिमांड राइज होती है किसी और वजह से तो उसको बोलते हैं इंक्रीज। और वजह क्या सर? इनकम बढ़ गई तो बढ़ गई सर, टेस्ट में अच्छा लगने लग गया तो डिमांड ज्यादा सर, सामने वाले गुड्स का प्राइस बढ़ गया था तो हमने डिमांड हमारी ज्यादा कर दी सर। ठीक है, तो इस तरीके से सारे रीजन हो सकते हैं जो भी हमने पढ़े। फॉर एग्जाम्पल PRYTEO। ठीक है जी। अगर डिमांड फॉल करे तो इफ डिमांड फॉल्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, तो इसको बोलते हैं बेटा डिक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड। तो सर 4 टर्म्स आ जाती हैं आपके आगे। कितनी टर्म्स आ रही हैं? 4 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, 4 टर्म्स आ रही हैं। एक आ गई बेटा एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। क्या आपसे ये पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन? सर सबको पता है ना, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली। पूछा क्या जाएगा? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज। सर क्योंकि सेम सेम लगते हैं ना, तो डिफरेंस तो उसी में से पूछना बनता है। चलो एक चीज और, इसमें एक्सपेंशन का मतलब क्या है बेटा? एक्सपेंशन का हम दूसरा नाम दे देते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट along the curve, downward movement along the curve, downward movement along the curve, और contraction upward movement along the curve। सर समझ नहीं आया, मत समझो, अभी समझाएंगे। अभी बस ये समझो कि एक्सपेंशन को बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व और कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। अच्छा जी, ऐसे ही सिमिलरली इंक्रीज को बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और डिक्रीज को बोलते हैं बेटा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है बेटा, इसको आगे लेके जाएं। ठीक है बेटा, यही चारों चीजों को हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, ठीक है बेटे, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है बेटा, कॉन्टिन्यूएशन में चलते हैं। यहां देखो, एक्सपेंशन का मतलब क्या था? डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल करते हैं, प्राइस फॉल करते हैं, डिमांड क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। यही मतलब था एक्सपेंशन का। यस सर, ये हो गया एक उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल। कॉन्ट्रैक्शन क्या सर? प्राइस बढ़ता है 5 to 10, क्वांटिटी कैसी हो जाएगी सर? 2 to 1। ये क्या हो गया बेटा सर? कॉन्ट्रैक्शन। और इंक्रीज क्या होगा? ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स
अदर देन प्राइस। तो यहां प्राइस क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट। प्राइस 5 का 5 रहा, लेकिन फिर भी क्वांटिटी बढ़ गई तो उसको बोलते हैं इंक्रीज। प्राइस कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ गई। दूसरा बेटा, प्राइस यहां भी कांस्टेंट है बट डिमांड क्या हो गई, 2 से 1 हो गई। डिमांड क्या हो गई, 2 से 1। 4 चीजें दोबारा, प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो गई। और इंक्रीज में सर ये तो किसी और फैक्टर की वजह से होते हैं ना, ये तो किसी और फैक्टर की वजह से होते हैं। तो प्राइस कांस्टेंट लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई तो इंक्रीज, प्राइस कांस्टेंट फिर भी डिमांड घट गई तो डिक्रीज। इनको नाम क्या दिया बेटा हमने, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो बेटा इसको ना एक बार ड्रॉ करते हैं, अभी समझ में आएगा। देखो सब समझ में आएगा। यहां क्या लेते हैं बेटा, क्वांटिटी, यहां पर प्राइस, वाई एक्सिस है सर, एक्स एक्सिस ओरिजिन। 5, 10, 1, 2। 10 पर कितनी डिमांड है बेटा, 1, और 5 पर 2। पहले पॉइंट कहां है, यहां पे, फिर आया यहां पे, डिमांड कर्व बन गया ये, और देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। क्लियर होता है सर, डाउनवर्ड मूवमेंट। तो एक्सपेंशन में क्या होती है सर, डाउनवर्ड मूवमेंट। नाउ देखो जरा यहां पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस 5, 10, 1, 2। 5 पर 2 डॉट आ गया सर, 10 पर 1 डॉट आ गया सर। बनेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है जी। लेकिन पॉइंट यहां से यहां गया तो इसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। नाम अगेन डी, डी कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है बेटा। नाउ इसके लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, प्राइस तो 5 है, जब बढ़ भी नहीं रहा, 1, 2, क्वांटिटी आ गई यहां पर, प्राइस आ गया यहां पर, ठीक है। 5 पर 1 पॉइंट आ गया सर, दिस इज डिमांड कर्व डी, डी। इसी पॉइंट पर 2 हो जाता है तो आपका कर्व क्या हो जाएगा सर, D1, D1, जो कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या फिर इंक्रीज इन डिमांड, सेम बात है बेटा। ठीक है बेटा। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हो जाएगा सर, ये लो बड़ा आसान, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, 1, 2, 5। 5 पर 2 ये हो गया सर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, और 5 पर ही 1। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया D0, D0, और कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड। ठीक बेटा, चारों ही चीजें क्लियर, कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। यस सर, डिमांड 2 तरीकों से बदलती है, 2 तरीके। क्या, एक ड्यू टू प्राइस और एक ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ड्यू टू प्राइस 2 बातें, एक सर अगर डिमांड कम हो जाती है प्राइस बढ़ने से उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, अगर डिमांड बढ़ जाती है प्राइस कम होने से उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। इफ डिमांड rises due to fall in price, expansion. If demand rises due to fall in price, expansion. If demand falls due to rise in price, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमने यहां देखा। और कॉन्ट्रैक्शन को अपवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं और एक्सपेंशन को डाउनवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। यहां पर राइटवर्ड शिफ्ट, जो कि इफ डिमांड इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इफ डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस कुछ भी हो सकता है सर। क्लियर। तो सर इस सभी कंसेप्ट के बाद हम सीखे क्या, सर सीखे ये कि देयर आर 3 डिफरेंसेस। अभी आपको मैं उसको स्लाइड पर दिखाता हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंशन या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड।
एंड राइज इन डिमांड। एक्सपेंशन क्या हुआ बेटा? राइज इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, और इंक्रीज क्या हुआ? राइज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ऑल्टरेट नेम, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व, और उसका क्या है बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कॉजेस को 1 मिनट के लिए होल्ड पे डालते हैं और आते हैं नीचे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में। देखो सर, यही सब पढ़ा हमने। प्राइस 10 to 8, क्वांटिटी 1 to 2, डाउनवर्ड मूवमेंट आ जाएगी सर। ओके, प्राइस 10 का 10 ही रहा, 1 to 2, देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। क्लियर सर? बचा क्या? बचा सर कॉजेस। ठीक है जी, कॉजेस। कॉज नंबर 1, इट कॉजेज ड्यू टू फॉल इन प्राइस। इसका तो सिंपल है, अगर हम यहां पे लिख दें इट कॉजेज ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस राइट वाली साइड पे, तो सर सेम वाली बात नहीं हो जाएगी? पहला वाला पॉइंट तो रिपीट हो जाएगा। फिर फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्या लिखा है? राइज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, और उसमें लेफ्ट में क्या लिखा? फॉल इन प्राइस। तो फॉल इन प्राइस लिख दिया, लेकिन ड्यू टू फैक्टर्स अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, कौन से फैक्टर्स अभी पढ़े थे ना, कौन कौन से? पी आर वाई ई ई ओ, पी नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि प्राइस की वजह से तो जो है वो लेफ्ट साइड में, उसके अलावा जो है वो राइट साइड में इंक्रीज। पी आर वाई पी ई ओ। अब बताओ डिमांड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? राइट, देखते हैं ना। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा हमारा? ऑब्जेक्टिव है हमारा, ऑब्जेक्टिव है हमारा जो वो है इंक्रीज करना। किसको बेटा? डिमांड को इंक्रीज करना, ठीक है, अदर देन प्राइस की वजह से। अब मुझे बताओ क्या क्या फैक्टर थे? पी आर एक था, वाई एक था, टी ई या अदर में 3 थे, पॉपुलेशन, वेदर एंड क्लाइमेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पीडब्ल्यूडी, है ना, डिपार्टमेंट है हमारे पास। तो एक बात बताओ, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ जाए कोक का से, तो पेप्सी की डिमांड क्या हो जाती है बेटे? बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो पहला रीजन हम ये नहीं लिख सकते ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, देयरफॉर हमारी डिमांड भी बढ़ गई है, अदर फैक्टर सर। ठीक है, दूसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चलो इस पे जाने से पहले एक बात और डिस्कस करते हैं। चलो, क्या आपको लगता है यहां पर ऐसा लिख दें ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड? सर नहीं लिख सकते। क्यों? अगर उसका प्राइस कम हुआ तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी, उसका प्राइस कम तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ये तो नहीं लिख सकते हम सर, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? डिमांड को इंक्रीज करना। तो दूसरी बात बेटा इसमें आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड से कुछ उठा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स उठा सकते हैं, कुछ एक बात तो उठानी होगी। क्या? तो सर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ जाए तो हमारी डिमांड कम, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है सर। लेकिन अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो हमारी डिमांड ज्यादा, राइट? तो सर हाँ लिख सकते हैं ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक बेटा, 2 बातें हो गई। ये कहां से मिल गई हमें? पीआर में से मिल गई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में से मिल गई। तीसरा बेटा, थर्ड है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब यहां से थर्ड नहीं, यहां से तो सेकंड है। पी तो हमने लिया ही नहीं ना, पी हमने लिया नहीं, क्योंकि प्राइस की वजह से तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अदर फैक्टर्स की बात। थर्ड है आपका इनकम। तो इनकम में से क्या ले बेटा? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। सर फिर से गलत बोल दिया। हाँ सर, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन किसकी? ओनली फॉर नॉर्मल गुड्स। याद है ना राइस वाला एग्जांपल? अगर एक पर्सन एक क्वालिटी के राइस खाता है, उसकी इनकम बढ़ती है तो क्या करता है? बासमती परचेज करेगा। लेकिन जो इंफीरियर क्वालिटी है उसकी बंद भी तो कर देगा। तो इनकम बढ़ेगी तो 2 काम करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा, इंफीरियर की कम। तो हम यहां लिखेंगे इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर यहां लिख दिया तो गलत, इतनी बात गलत, लेकिन आगे लिख दिया फॉर नॉर्मल गुड्स ओनली। अब ठीक है बेटा। तो इंक्रीज इन द इनकम फॉर नॉर्मल गुड्स ओनली।
क्या और लिखने की जरूरत है? सर जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम बना तो बहुत सारे सकते हैं, है ना। फोर्थ, क्या मैं यहां लिख सकता हूं? यस, डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर कम होगी तो कम नहीं हो जाएगी डिमांड? नहीं सर, अगर डिक्रीज होगी इनकम तो हम इंफीरियर गुड्स भी तो ज्यादा खरीदेंगे। यस, तो मैं लिख सकता हूं डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉर इंफीरियर गुड्स। ठीक है, चलो हाउएवर आप लिख लेंगे, लेकिन एक और पॉइंट बनता है, जैसे कि फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना भाई। फेवरेबल चेंज हो गया, टेस्ट ज्यादा खरीदने लग गए, पॉपुलेशन बढ़ गई तो वेदर एंड क्लाइमेट का सूटेबल कंडीशन आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल है। ये सभी पॉइंट्स बेटा हम लिख सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक होना जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ बात लिखनी है इंक्रीज की। ठीक है बेटा, क्लियर। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स में पूछा जाए तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया इसको लिखना कैसे है, दोबारा से मैं उसी स्लाइड पे जा रहा हूं बेटा। ठीक है, कैसे लिखना है इसको? इसी तरीके से बनाना है सर, एक्सपेंशन का पूरा इसी तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है बॉक्स टेबुलर स्टेटमेंट में। ठीक है बेटे, नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगेन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा सर? अपोजिट एक्सपेंशन से। क्या हो जाएगा? फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस बढ़ने से अगर डिमांड फॉल हो जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। और डिक्रीज क्या है बेटा? फॉल इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ऑल्टरनेट नेम क्या था? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। देखा था ना आपने पॉइंट कैसे यहां से ऊपर गया था? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। और डिक्रीज के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्लियर सर? कॉजेज, इट कॉजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। और कॉजेज इसके भी सर, हाँ इसके भी बदल सकते हैं। करें उससे कंपेयर जो अभी हमने किया। यस, दोबारा चलो फिर वहीं पर आ जाओ। याद है अभी ये 4 पॉइंट्स? अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेटा? डिक्रीज करना है, डिमांड को डिक्रीज करना है। ठीक है, अगेन प्राइस तो है ही नहीं हमारे पास, क्या है? पी आर वाई टी ई ओ, और ओ में क्या है? ठीक है, कुछ भी यूज कर लो। अब जब यहां लिखा था ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, हमारी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है सर। तो अगर मैं अब लिखूं ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। तो बड़ा आसान हो गया, पहला पॉइंट क्यों लिख दिया? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, हमारी डिमांड क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी, क्योंकि वो सस्ते हो जाएंगे हमारे कंपैरिजन में। दूसरा बेटा यहां क्या लिखा है? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, लिख दो जी। ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया ना? क्या? अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ेगा, से कार का प्राइस बढ़ेगा, तो हम गिवन गुड पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक, तो इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ओनली फॉर नॉर्मल गुड्स ओनली लिखा था, तो यहां लिख देंगे डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉर नॉर्मल गुड्स, क्योंकि अगर इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। और यहां लिखा था फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है जी, तो यहां लिख देंगे क्या? फोर्थ पॉइंट, अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और हाँ, और भी तो हो सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों डिफरेंसेस क्लियर हैं। एक है डिफरेंस एक्सपेंशन और इंक्रीज के बीच में, और एक है कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज के बीच में। अब सर बोर कर रहे हो है ना? बोर नहीं बेटा, एक लास्ट डिफरेंस और लास्ट, जिससे कि हम इसको कंक्लूड कर सकेंगे।
कंक्लूड। हमने पढ़ा अभी एक एक्सपेंशन और एक क्या पढ़ लिया हमने, इंक्रीज। चलो इंक्रीज को मैं इस तरफ लेता हूं, हमने लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बनाया था, इंक्रीज इस तरफ, ठीक है। एक्सपेंशन के साथ पढ़ा हमने कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज के साथ पढ़ा हमने डिक्रीज। एक्सपेंशन मतलब डिमांड का कम होना, क्वांटिटी डिमांड का कम होना, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी डिमांड का बढ़ना। इंक्रीज में भी ऐसा ही है सर, बढ़ना, सॉरी ये उल्टा लिख दिया बेटा, साइन उल्टे बन गए, सॉरी, क्वांटिटी बढ़ना और इसका कम होना, और इसका इंक्रीज में बढ़ना और क्वांटिटी का कम होना, ठीक है। लेकिन ये प्राइस की वजह से है और ये अदर देन प्राइस की वजह से। सर हो गया ना, कितनी बार बताओगे, ठीक है कोई बात नहीं। अब बेटा इस पूरे को एज अ होल अगर हमने समझना हो तो इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, चेंज सर, इंक्रीज, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, कलेक्टिवली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और इंक्रीज और डिक्रीज को बोलते हैं क्या सर, चेंज इन डिमांड। ओहो क्या फर्क है सर, इस छोटे से वर्ड का कितना फर्क है सर। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज हुई तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर्स की वजह से चेंज हुई डिमांड तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। क्लियर? तो सर ये डिफरेंस भी तो पूछा जा सकता है ना। हाँ ठीक है, इसको देखें जरा। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड बेटा बहुत बार पूछा गया, या फिर इसके जो ऑल्टरनेट नाम की वजह से पूछा गया, जैसे कि मूवमेंट अलोंग द कर्व या फिर शिफ्ट इन द कर्व। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की जगह दोनों चीजें रख दो, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और चेंज इन डिमांड की जगह क्या रख दो, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो मीनिंग क्या हुआ सर, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब देखो इसमें ज्यादा सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। क्यों दिमाग लगा सर, वहां तो सोचना पड़ता था ना, कॉजेज सिर्फ इंक्रीज लिखने हैं या सिर्फ डिक्रीज लिखने हैं, यहाँ तो चेंज लिखना है सर, चाहे बढ़े चाहे घटे, हमें तो चेंज लिखना है, ठीक है। तो इट कॉजेज ड्यू टू चेंज इन प्राइस और इट कॉजेज ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल, चेंज होना चाहिए सर। चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, ना कोई नॉर्मल ना कोई इंफीरियर। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहां सिर्फ चेंज लगा देना, PRYT हो गया आगे, बस खत्म। हाँ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या है सर, 10 पर 10 डिमांड, प्राइस कम हुआ 10 से 5, डिमांड बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड कहता है बढ़ जाएगी 10 से 15। हाँ अब कंपैरिजन में देखो, 10 के कंपैरिजन में स्टार्टिंग वाले की 10 से डिमांड 15 हो गई तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, यस 10 से सर 5 हो गई। और लाइकवाइज उस वाले में चेंज इन डिमांड में 10 पर 10 पे ही बढ़ गई 15 और 10 पे ही कम होगी मांग, तो दोनों शिफ्ट आ जाएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों शिफ्ट आ जाएंगे, और यहाँ पर भी मूवमेंट आ जाएगी दो, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। बेटा नीचे वाला साइन गलत है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए आएगा, ठीक है। दोबारा से इसको ड्रॉ करके देखें एक बार जरा, आ जाओ। हाँ जी आ गए। तो प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 पर 10, कंपैरिजन करते हैं, 10 से 5 हो गया, क्वांटिटी बढ़ जाएगी सर। 10 से 15 हो गया सर, क्वांटिटी कम हो जाएगी। कंपैरिजन किसके साथ किया बेटा, 10 के साथ, बेस वही है इस तरफ। 10 पर 10, प्राइस कांस्टेंट ही है लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस अगेन कांस्टेंट है फिर भी डिमांड कम हो गई इसके कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज इन डिमांड। अब दोनों ही चीजें बनानी है, एक हो रहा है यहाँ पर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई, एक्सपेंशन, एक हो रहा है प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ आ जाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, प्राइस में 5 का गया, 5 10 15,
क्वांटिटी में भी, हाँ जी सर, 5 10 15, 10 पर 10, लो जी 10 पर 10, ये आ गया डॉट। 5 पर 15, लो जी 5 पर 15, ये आ गया डॉट, और 15 पर 5, ये आ गया डॉट। ये बन गया सर डिमांड कर्व। लेकिन सबसे पहले कहा था 10 पर 10, तो यहां से एक बार ये अपवर्ड मूवमेंट और एक बारी डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक ना। इसके लिए हाँ, ये लिखना नहीं भूलना, प्राइस और क्वांटिटी, ये तो इसके बिना तो समझ ही नहीं आएगा कहाँ क्या है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, प्राइस तो यहां सर कांस्टेंट है 10, 5 10 15, 10 पर 10, ये आ गया पॉइंट, 10 पे ही 15 हो गई, ओके जी। ये तो हो गया एक पहला डिमांड कर डी डी, 10 पे ही 15 हो गई, तो बन जाएगा एक नया डिमांड कर D1 D1 राइटवर्ड शिफ्ट, और 10 पे ही 5 हो गई, ओके जी, 10 पे 5 हो गई, आ जाएगा D0 D0 लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नाम बेटा कुछ भी दे सकते हैं, पैटर्न हमने ऐसे बना रखा है, डी डी, राइट गया तो D1 D1, लेफ्ट गया तो D0 D0। क्लियर बेटा। अगेन हमने कितनी चीजें पढ़ ली, 3 पढ़ ली सर, 3 क्या 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 पढ़ी, 3 बेटा, 3 डिफरेंस, एक एक्सपेंशन में और इंक्रीज में डिफरेंस, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन में और डिक्रीज में, और तीसरा पढ़ा हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में। क्लियर बेटे। हाँ, इसको हमने एक स्लाइड में लिखा था कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, दोबारा से कुछ इस तरीके से, डिमांड चेंजेस ड्यू टू प्राइस ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, और आ गया था डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, उसको लिखा था हमने एक्सपेंशन, डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, उसको लिखा था हमने क्या, कॉन्ट्रैक्शन। और इसके कर्व्स हम कई बार बना चुके हैं और इसके कर्व्स हमने कई बार बना दिया। अगर राइज हुई ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट, नहीं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सभी को समझ में आया, राइट। चलो जी, ओवर, ये सब चीजें तो ओवर हो गई। अच्छा जी सर, कुछ और है क्या? हाँ जी, अब मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमांड याद है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कौन सी अदर थिंग्स? सर वही अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड की क्या कुछ एक्सेप्शंस हैं? लॉ ऑफ डिमांड की क्या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं क्या सर? ओके सर, वही तो है। अभी तो आप बोल रहे थे सर, अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बदलेगा तो डिमांड जो है हमारी कैसे बदल जाएगी? इनकम बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ा तो भी क्या फर्क पड़ेगा सर? अभी तो आपने बोला वो अदर थिंग्स सारे कांस्टेंट रहने चाहिए, तो अदर थिंग्स अगर कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा, तो एक्सेप्शन पे डाल दो। नहीं सर, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करते करते ही तो आपने बोला था कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। सर अदर थिंग्स भी रिमेन्स कांस्टेंट है और फिर भी लॉ ऑफ डिमांड कोई काम नहीं करेगा क्या? कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, उसकी बात करनी है। यस सर, हैं कुछ। क्या सर? नंबर 1, इन केस ऑफ नेसेसिटीज, इन केस ऑफ नेसेसिटीज। अच्छा जी सर, नेसेसिटीज सर लाइक मेडिसिन, सॉल्ट एटसेट्रा। अब मेरे को बताओ, अगर इसका प्राइस कम हो जाता है तो क्या आप डिमांड बढ़ा दोगे? नो सर। ज्यादा खाओगे क्या सॉल्ट? नहीं। मेडिसिन ज्यादा खाओगे क्या? नहीं सर। सर नेसेसिटीज के केस में जो है, हम जो क्वांटिटी अप्रोप्रिएट होती है उसी में हम उसको कंज्यूम करते हैं। प्राइस कम होने पे ज्यादा नहीं लेते और प्राइस ज्यादा होने पे कम नहीं लेते। सर मेडिसिन अगर महंगी हो जाए तो कम लेंगे? नहीं सर, जितनी खानी उतनी खाएंगे। ठीक, तो इन केस ऑफ नेसेसिटीज लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू।
because we have to purchase it even at high prices, because we have to purchase it even at high prices. Okay. दूसरा सर, in case of emergency. Emergency मतलब सर like flood, earthquake. Hope you all like this lecture. Instead, love this lecture. For the next lecture, see you on Study Khazana. Thank you, beta. Bye bye.